हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाम अपने आप बता रहा है ग्लूकोज नया जेनेसिस सिंथेसिस, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से मैं कार्बोहाइड्रेट बनाऊंगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट से मुझे बनाना है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। मैंने दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के लिए और इनको जोड़ के एक ग्लूकोज बना दिया। पायरुवेट में 3 कार्बन है हमें पता है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो ये हो गई ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बन गया। तो 2 into 3 = 6। मैंने इसका निमोनिक बना लिया, निमोनिक ऑफ 2 और निमोनिक ऑफ 3। मतलब दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन के जोड़ दूं तो 6 कार्बन ग्लूकोज मिल जाएगा। दो का निमोनिक क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस दो कंडीशन में होती है, दो ऑर्गन्स में होती है और दो कंपार्टमेंट में होती है। दो कंडीशन, स्टारवेशन एंड डायबिटीज, दो कंडीशंस में होती है। हालांकि यहां पे पॉइंट आउट कर लेना, फास्टिंग से शुरू हो जाती है। जब तुम फास्टिंग में होते हो, शुरू के 16 से 18 घंटे, तुम्हें पता है लीवर ग्लाइकोजन सफिशिएंट होता है 16 से 18 घंटे तक ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने को। लेकिन उसके बाद ब्लड ग्लूकोज मेंटेन लीवर कैसे करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो 16 से 18 घंटे बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, और उसके बाद स्टारवेशन तक ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती रहती है। हालांकि थोड़ी कम हो जाती है, जब सारे सबस्ट्रेट खत्म हो जाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ी कम हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन जो आते हैं वो कहते हैं दो कंडीशन में होता है, स्टारवेशन में और डायबिटीज में होता है। फास्टिंग पे भी तुम्हें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। दो ऑर्गन में, मैंने बताया था लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये लीवर की जिम्मेदारी है ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहे। जब भी तुम खाना नहीं खाओगे, लीवर कहेगा कोई बात नहीं, मैं ग्लाइकोजन तोड़ देता हूं, 16 से 18 घंटे तक ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा भी तुम फास्टिंग करोगे तो लीवर स्टार्ट कर देगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लीवर में होती है। तो मेन अर्निंग लीवर कर रहा है, लीवर है बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। उसके साथ साथ किडनी, किडनी है गर्लफ्रेंड या वाइफ कह सकते हो। थोड़ा बहुत काम वो भी कर लेती है, थोड़ा कंट्रीब्यूट वो भी कर देती है, लेकिन मेन कौन कर रहा है? लीवर। दो कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोसोल। तुम्हें पता है कॉमन नेमोनिक हग, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में होते हैं। और तुम्हें पता है हग करते हैं तो दो बंदे हग करते हैं, दोनों हाथों से हग करते हैं, तो यानी दो कंपार्टमेंट में होते हैं। और जब भी कोई पाथवे दो कंपार्टमेंट में होता है, यूजुअली पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये निमोनिक बना लो, माइटोकॉन्ड्रिया में, हीम में पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यूरिया साइकिल में पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, हग प्यारे पायरीमिडीन। हग प्यारे और प्यार से हग करो तो पायरिमिडीन याद रहेगा। पायरिमिडीन भी माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल दोनों में होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप इसका साइटोसोल में होता है, तो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन रेयरली आता है पायरिमिडीन सिंथेसिस पे, लेकिन आ सकता है। अब वापस आ जाते हैं, दो का निमोनिक हमने याद रख लिया, दो कंडीशन, दो ऑर्गन, दो कंपार्टमेंट। इसको भी मैं एडिट करूंगा। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का लास्ट स्टेप है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो इसको पॉइंट आउट कर लिया हमने, लेकिन अपना निमोनिक चेंज नहीं करेंगे। तीन, रूल ऑफ थ्री, यानी कोई भी 3 कार्बन कंपाउंड है उसको दो मॉलिक्यूल जोड़ दोगे तो 6 मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा जिसमें भी 3 कार्बन कंपाउंड है वो सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, बहुत अच्छा सबस्ट्रेट होता है। देखते हैं पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3। और मैंने बताया पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है, पायरुवेट इज सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मैं बात कर रहा हूं लैक्टेट। लैक्टेट में भी 3 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं, तो ये सबस्ट्रेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं, कॉमन है। ग्लिसरोल, प्रोपियोनिक एसिड। ग्लिसरोल की स्ट्रक्चर तुम्हें याद रहनी चाहिए, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको कई बार मैं कहता हूं ई जैसा लगता है, और कई बार इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, हर आर्म पे OH, हर आर्म पे OH।
तो यह है ग्लिसरॉल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3। प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन फैटी एसिड, 3 कार्बन 3 कार्बन। तो मैंने कहा जिसमें भी 3 कार्बन है वो कंपाउंड ग्लूकोनियोजेनेसिस का अच्छा सबस्ट्रेट साबित हो सकता है, हमेशा की बात नहीं है, लेकिन चांसेस है कि उससे ग्लूकोज आराम से बन जाएगा। इसके अलावा हमने देखा अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हम कहते थे देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम कहने लगे 21 अमाइनो एसिड हैं विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। पहले 20 कहते थे, अब 21 आ गया, सेलिनोसिस्टीन। तो हमने देखा जितने भी 20 अमाइनो एसिड हैं या 21 अमाइनो एसिड हैं उनकी कॉमन स्ट्रक्चर है, नाम अपने आप बता रहा है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, एच ग्रुप है, और ये साइड चेन आर। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनमें ये पोर्शन सब में कॉमन है, सिर्फ आर ग्रुप डिफरेंट है। वो तुम्हें पता है जब भी अमाइनो एसिड डिग्रेड होता है तो उसमें जो नाइट्रोजन है, ये अमीनो ग्रुप है, ये अमोनिया की तरह निकलेगा। वो तुम्हें पता है अमोनिया तो बड़ी टॉक्सिक होती है, इसीलिए ये अमोनिया लीवर में जाती है और लीवर इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये तुम्हें पता है पहले से, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि मैं अमाइनो एसिड को तोड़ दूं, बचेगा क्या मेरे पास? मैंने अमोनिया तो कन्वर्ट कर दी यूरिया में, मेरे पास बचा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और तुम्हें तो पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C6H12O6 ग्लूकोज है। यानी कि मैं अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बना सकता हूं। यानी कि अमाइनो एसिड आर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अमाइनो एसिड टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं। 21 क्या है? 21 है सेलिनोसिस्टीन। तो 20 अमाइनो एसिड में मैंने देखा 14 अमाइनो एसिड है, 14 अमाइनो एसिड है। इनको जब भी मेटाबोलाइज करोगे इनसे हमेशा ग्लूकोज बनेगा, और इनका नाम रख दिया हमने प्योर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। यानी जब भी इनको मेटाबोलाइज करोगे इनसे ग्लूकोज बना सकते हो। तो ये सारे 14 अमाइनो एसिड में भी सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यानी हमने ग्लूकोनेसिस के कितने सारे सबस्ट्रेट याद रख लिए? 14 तो यही हो गए। इसके अलावा पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनिक एसिड। तो सारे सबस्ट्रेट याद रखने हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि 20 में से 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जब इनको मेटाबोलाइज करते हैं तो इनसे ग्लूकोज भी बन सकता है और कीटोन बॉडीज भी बन सकती हैं। तो हमने कह दिया कि ये कीटोन बॉडी भी बनाएंगे और ग्लूकोज भी बनाएंगे, तो इनको कहेंगे हम बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। और निमोनिक है टिप, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। यस, गाना तो सुना होगा। तो पानी में आग, यानी दोनों चीज अपोजिट बात कर रहे हो तुम। तो इसमें भी दो चीज अपोजिट है, ग्लूकोज भी बना रहा है और कीटोन बॉडीज भी बना रहा है। तो गाना याद आ गया, तो सर पढ़ते पढ़ते थोड़ा मजा सा आ गया। यस, तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टी फॉर टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, और ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। फिनाइल एलेनिन भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। आइसोल्यूसिन एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन इसमें तुम्हें याद रहेगा क्यों मैंने ऐसा कहा कि कई बार एग्जाम में हम भूल जाते हैं टी से क्या था। तो तुम्हें याद आ जाएगा टी से तो यार एरोमेटिक था। जब हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा मोस्टली एरोमेटिक अमाइनो एसिड बहुत कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक होते हैं। एक अदर अमाइनो एसिड है आइसोल्यूसिन, वो भी बहुत कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। टिप टिप, तो यानी कि अब तक मैंने कहा 14 अमाइनो एसिड, 14 अमाइनो एसिड हो गए, और 4 ये 18 अमाइनो एसिड। तो 18 अमाइनो एसिड से क्या तुम ग्लूकोज बना सकते हो? हाँ भाई, ग्लूकोज तो बनाता है ना ये। तो दीज 18 अमाइनो एसिड आर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आता है?
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस? ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी एलानिन, ऑप्शन सी वैलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी 18 अमाइनो एसिड है, हमने सर आपने 14 तो नाम गिनवाए नहीं, इनको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बचे दो दो बचे उनको कहा हमने प्योर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। प्योर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, ल्यूसिन एंड लाइसिन। निमोनिक है लिली, डोंट बी सिली, हम तो विलेन हैं, हम ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। अब यार एक कंसेप्ट देखो, जो लीवर है वो ग्लूकोज बना क्यों रहा है? पर्पस ये है कि मोस्ट वाइटल स्ट्रक्चर ब्रेन यूटिलाइज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। माइंड ये तो चाहता है, हमारा ब्रेन चाहता है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो हमें पता है कि ब्रेन ग्लूकोज को प्रेफर करता है, ब्रेन का खाना ग्लूकोज है, तो लीवर कहता है यदि हम स्टारवेशन में भी हैं तो भी हम ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई करेंगे, चिंता नहीं करनी। तो इसलिए लीवर ग्लूकोज बनाता है ब्रेन के लिए। लेकिन तुम्हें पता है ग्लूकोज तो सारी सेल यूटिलाइज कर लेती है पूरी बॉडी की, तो लीवर कहता है कोई बात नहीं। हमने पढ़ा भी है कि स्टारवेशन में मोस्ट वाइटल स्ट्रक्चर ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल कीटोन बॉडी यूटिलाइज करती है, कीटोन बॉडी यूटिलाइज करती है। तो लीवर बड़ा ही समझदार है, उसे पता है कि पहले हम ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोनेसिस के सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत सारे हैं, 18 अमाइनो एसिड हैं जिससे तुम ग्लूकोज बना सकते हो, पायरुवेट से बना सकते हो, लैक्टेट से बना सकते हो, ग्लिसरॉल से, प्रोपियोनिक एसिड से बना सकते हो। लेकिन जब ये सारे सबस्ट्रेट खत्म होने लगेंगे तब लीवर समझ जाएगा कि प्लान बी स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि ये सबस्ट्रेट तो खत्म होने वाले हैं। यदि तुम्हें ब्रेन को सरवाइव कराना है तो ऐसा खाना बनाना पड़ेगा जो सिर्फ वाइटल स्ट्रक्चर ही यूटिलाइज कर पाए और कि जो बाकी की सेल्स हैं वो यूटिलाइज ना कर पाए। तो कीटोन बॉडीज ब्रेन का खाना है। तो लीवर ब्रेन का खाना क्यों बना रहा है? इन स्पाइट कि कीटो एसिडोसिस बड़ी ही टॉक्सिक कंडीशन होती है, डेथ भी हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस नाम सुना है, वो इसमें डेथ भी हो सकती है। तो फिर भी लीवर कीटोन बॉडी बना रहा है क्योंकि मोस्ट वाइटल ऑर्गन ब्रेन, हार्ट एंड स्केलेटल मसल, ब्रेन वाइटल है, हार्ट वाइटल है, स्केलेटल मसल भी वाइटल हम कहते हैं, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारी स्केलेटल मसल कुछ काम कर रही होती है, ये कीटोन बॉडी यूटिलाइज करती है। अब लीवर ने कीटोन बॉडी बनाई स्टारवेशन में और कहा कि इनको कभी भी मॉडिफाई करके ग्लूकोज नहीं बनाना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देके भेज दी, कीटोन बॉडी बनाई हमने और इंस्ट्रक्शन देके भेज दिया कि भाई कोई मॉडिफाई नहीं करेगा इसे, खाना किसका है? ब्रेन का। तो यानी कीटोन बॉडीज आर नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड आर नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो तीन कंपाउंड हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटो एसीटेट, एसीटोन, तीन कंपाउंड है जिनको हम कीटोन बॉडीज कहते हैं। कीटोन बॉडीज से कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, पर्पस है कि कंसेप्ट समझ में आ गया तो कई क्वेश्चन तुम लेंथी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ये ब्रेन का खाना है, इसको कोई मॉडिफाई नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, इसलिए ये सबस्ट्रेट नहीं होते ग्लूकोनियोजेनेसिस के। क्यों? यदि तुमने इसको मॉडिफाई करके ग्लूकोज बना दिया और ब्लड में छोड़ दिया तो सारी सेल्स भूखी बैठी हैं, वो सारी की सारी ग्लूकोज को ले लेगी और ब्रेन के पास पहुंचेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए नेचर ने कहा कि भाई ये जो कीटोन बॉडी है इनको कोई मॉडिफाई नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, ये ब्रेन का खाना है। अब तुम्हें याद रहेगा, नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कीटोजेनिक, प्योर कीटोजेनिक ल्यूसिन और लाइसिन, लिली डोंट बी सिली, डोंट मेक ग्लूकोज, ये प्योर कीटोजेनिक है। और यहीं पे हम याद रखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्वेश्चन 2-3 बार मैंने पॉइंट आउट कर दिया ये। फैटी एसिड नोट और फैट नोट सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो कार्बोहाइड्रेट से फैट बन जाता है लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता,
याद रखना, इससे कुछ एक्सेप्शन है जो हम पहले पॉइंट आउट कर चुके हैं। एक्सेप्शन क्या है? ग्लिसरोल, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल का पार्ट है ग्लिसरोल, तो फैट का पार्ट है ग्लिसरोल। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन फैटी एसिड, तो ये एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी कोई भी फैट ग्लूकोज नहीं बनाएगा। फैट आर नॉट सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि 20 अमाइनो एसिड में से कौन सा अमाइनो एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट अमाइनो एसिड है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो मैंने देखा एलेनिन, एलेनिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड, ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड। क्यों? अमाइनो ग्रुप, कार्बन ग्रुप, COH ग्रुप, H। एलेनिन एक एक कार्बन इसकी साइड चेन में होता है, तो ये स्ट्रक्चर है एलेनिन की। तुम नहीं भूल सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते, कई बार रिपीट होगी, स्ट्रक्चर को नहीं भूलोगे। तो यदि मैं कहूं ये एलेनिन है, एलेनिन में कितने कार्बन है? काउंट करके देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और हमने पढ़ा है कि जिस भी कंपाउंड में 3 कार्बन है उसको आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने देखा यदि एलेनिन से मैं अमाइनो ग्रुप निकाल दूं तो यहां पे कीटो ग्रुप आ जाता है, CH3। एलेनिन से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया तो यहां पे कीटो ग्रुप आ गया और इसका नाम है पाइरुवेट। क्या नाम है? पाइरुवेट। तो पाइरुवेट और एलेनिन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है अमाइनो ग्रुप का। और पूरी बायोकेमिस्ट्री में याद रखना, जब भी अमाइनो ग्रुप निकलता है कीटो ग्रुप बनता है। जब भी अमाइनो ग्रुप निकलता है कौन सा ग्रुप आ जाता है? कीटो ग्रुप आ जाता है। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, फॉर द टाइम बीइंग मैंने देखा एलेनिन में भी 3 कार्बन थे, पाइरुवेट में भी 3 कार्बन थे। एलेनिन में से हमने अमोनिया निकाल दिया, बन गया पाइरुवेट। और पाइरुवेट से तुम्हें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था, पाइरुवेट से आराम से ग्लूकोज बन जाता है, पाइरुवेट से आराम से ग्लूकोज बन जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड इज एलेनिन। अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप्स देख लेते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस अपोजिट पाथवे है। भाई ग्लाइकोलाइसिस क्या है? मैं ग्लूकोज को तोड़ के 2 मॉलिक्यूल मैंने पाइरुवेट बना दिए, ये ग्लाइकोलाइसिस है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? मैंने 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के ले लिए और इनको जोड़ के ग्लूकोज बना दिया, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो एक बार हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखेंगे, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट 3 इरिवर्सिबल स्टेप। क्वेश्चन आता है, दोज आर कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेस, फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड पाइरुवेट काइनेस। तो ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। क्वेश्चन भी आता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 रेगुलेटरी स्टेप कौन कौन से होते हैं और इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेस, फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड पाइरुवेट काइनेस। बाकी सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं। यदि ये स्टेप्स भी रिवर्सिबल होते तो क्या होता कि जब ग्लाइकोलाइसिस करनी होती, हम इस रिएक्शन को, इस पाथवे को इस डायरेक्शन में पुश कर देते, ग्लूकोज से बन जाता पाइरुवेट। और यदि ये रिवर्सिबल होते और मुझे ग्लूकोज बनाना है पाइरुवेट से, मैं नीचे से पुश करता, टप, ये जाके ऊपर ग्लूकोज बना देता। यदि रिवर्सिबल होते तो। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, इसमें 3 स्टेप इरिवर्सिबल हैं। यानी मैं पाइरुवेट से ग्लूकोज बना सकता हूं यदि मैं ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप बाईपास कर जाऊं, ये 3 हर्डल बाईपास कर जाऊं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ नहीं है, बस ग्लाइकोलाइसिस ही है जिसमें ये 3 स्टेप्स बाईपास हुए हैं। तो इससे तुम्हें कई क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने 3 स्टेप बाईपास करने हैं। पहला स्टेप है पाइरुवेट काइनेस। ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है पाइरुवेट काइनेस से, लेकिन ये इरिवर्सिबल स्टेप है, मुझे पाइरुवेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट बनाना है। तो इसको बनाने में मुझे मल्टीपल स्टेप्स देखने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरुवेट से।
दो मॉलिक्यूल पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो पायरुवेट हैं। पहले स्टेप से पायरुवेट से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ा है कि ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन होते हैं और मैंने निमोनिक ही बनाया था 1 2 3 4। यस, 4 कार्बन होते हैं। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन है। जब भी पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा तो एक कार्बन जुड़ेगा। कार्बन जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई। और ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और तुम्हें पता है जहां पे भी कार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे निमोनिक आता है, हमें याद, ABC। मतलब एटीपी यूज होता है। कोफैक्टर कार्बोक्सिलेज का है बायोटिन। और CO2 यूज होती है या बाइकार्बोनेट यूज होता है। CO2 और बाइकार्बोनेट मोर और लेस सेम ही है। तुमने पढ़ा है CO2 बाइंड विद H2O टू फॉर्म H2CO3 और ये डिसोशिएट हो जाएगा HN प्लस बाइकार्बोनेट आयन। तो CO2 और बाइकार्बोनेट कई बार क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा, कहीं पे CO2 मिल जाएगा, कहीं पे बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। तो निमोनिक बन गया ABC कार्बोक्सिलेज का। तो यहां पे भी ATP यूज होगा, यहां पे भी ATP यूज्ड। तो मैंने दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहां पे मैं दो ऑक्सिलो एसीटेट बनाऊंगा और दो ATP यूज करूंगा। क्यों? अल्टीमेटली मुझे ग्लूकोज बनाना है। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो मुझे दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट लेने ही पड़ेंगे। तो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट लिए और जोड़ना है। तो पहला स्टेप था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और इसमें याद रखना है बायोटिन कोफैक्टर है। और तुम्हें पता है कि यदि तुम रो एग लोगे, रो एग में एविडिन प्रोटीन होती है जो कि बायोटिन से बाइंड कर लेती है और बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। तो यदि तुमने रो एग लिया तो बायोटिन डिफिशियंसी हो सकती है। बाइंड विद बायोटिन एंड इनहिबिट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। सो बायोटिन डिफिशियंसी। क्वेश्चन आया था अभी कि एक आदमी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, आफ्टर एक्सरसाइज वो रो एग खाता है, तो कौन सा पाथवे इनहिबिट होगा? तो एक्सरसाइज करने के बाद रो एग खाना बड़ा ही कॉमन है, लेकिन ध्यान से खाना चाहिए क्योंकि रो एग में क्या होती है? एविडिन। एविडिन तुम रेगुलर लोगे तो बायोटिन से चिपक के उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगी। जब बायोटिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी में क्या होगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम नहीं करेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। हम डिस्कस कर चुके हैं क्रेब साइकिल में कि मैलेट में भी 4 कार्बन होते हैं, ऑक्सिलो एस्टेट में भी 4 कार्बन होते हैं। और मैलेट से ऑक्सिलो एस्टेट जब बनता है, एंजाइम का नाम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें NAD से NADH बन जाता है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी इस रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि इस डायरेक्शन में जा रही है तो NADH प्रोड्यूस होता है, और यदि यही रिवर्सिबल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती है तो NADH यूज हो जाएगा। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्सिलो एस्टेट के दो मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल मैलेट के बन जाते हैं। मैलेट में भी 4 कार्बन होते हैं और इसमें NADH यूज होगा, NADH यूज हो जाएगा। अब मैलेट, तुम्हें पता है मैलेट शटल हमने डिस्कस भी किया है। मैलेट आराम से माइटोकॉन्ड्रिया से कूदकर बाहर पहुंच जाएगा। मैलेट बाहर आ गया, दो मैलेट यहां पे आ गए। अब जो मैलेट से ऑक्सिलो एस्टेट बन जाएगा, वही रिएक्शन दोबारा, मैंने बताया मैलेट टू ऑक्सिलो एस्टेट, ऑक्सिलो एस्टेट टू मैलेट, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन साइटोसोल में हो रही है। इसमें जब मैलेट से ऑक्सिलो एस्टेट बना तो इसमें NAD से NADH बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में था वो NADH साइटोसोल में आ गया विद द हेल्प ऑफ मैलेट।
तो इसको कई बार हम कह देते हैं कि ये मैलेट शटल है, लेकिन मैलेट शटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं तुम्हें बता चुका हूं, जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ने लिखा है। मैलेट शटल इज टू ट्रांसपोर्ट NADH फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में अभी मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। मैलेट शटल देखना है तुमने, वहां पे मैंने रेफरेंस दिए हैं कि क्या रीजन है कि हम इसको क्या नाम देंगे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तो वही है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में मैलेट शटल होता है। एक क्वेश्चन आया था एम्स में बहुत लंबे टाइम पहले, उसमें ना तो ग्लाइकोलाइसिस दे रखा था, ना उसने दे रखा था कि NADH ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस कंसिडर किया था। तो इसको फॉर द टाइम बिंग डिस्कशन को हम यही रोकते हैं, और मैं कहता हूं मैलेट NADH को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल तक ले गया। अब ऑक्सोलोएस्टेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट बनना है। ऑक्सोलोएस्टेट में 4 कार्बन है, फास्फोइनोल पाइरुवेट में 3 कार्बन है। 2 मॉलिक्यूल मैलेट के थे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 मॉलिक्यूल ऑक्सोलोएस्टेट के बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सोलोएस्टेट से 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पाइरुवेट के बनेंगे। तो इस रिएक्शन में एंजाइम का नाम क्या है? पहले तो वर्ड देखोगे तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा, फास्फो वर्ड जहां पे भी हो रहा है, जहां पे भी फास्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, काइनेज वर्ड याद आ जाएगा। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो कार्बन का भी लोचा हो रहा है कुछ, तो इसका नाम है फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये फास्फोइनोल पाइरुवेट का नाम है। कार्बोक्सी मतलब कार्बन का कुछ लोचा है, काइनेज मतलब फास्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, और जहां भी काइनेज होगा या तो ATP यूज होगा या प्रोड्यूस होगा। यहां पे GTP यूज होता है, GTP यूज हो जाएगा GDP में। 2 मॉलिक्यूल ऑक्सोलोएस्टेट के हैं, तो 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पाइरुवेट के बनेंगे, तो 2 GTP यूज हो जाएंगे। अब मैं कह सकता हूं कि पाइरुवेट काइनेज को बाईपास करने के लिए, इस स्टेप को बाईपास करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस का ये स्टेप इरिवर्सिबल था, इसे बाईपास करने के लिए हमें 2 एंजाइम स्पेसिफिकली चाहिए, जो कि है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज 2 ATP यूज करता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 ATP यूज होंगे इसमें, और फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज 2 GTP यूज कर लेता है। तो अब यदि मैं कहूं फास्फोइनोल पाइरुवेट बन गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप इस डायरेक्शन में होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में अपोजिट हो डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल है। तो यानी सेम स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में भी हो रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हो रहा है। 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट से 3 फास्फोइनोल पाइरुवेट, दोनों में सेम रिएक्शन, 3 फास्फोग्लिसरेट से 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, सेम रिएक्शन, सेम एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज। याद हो एक क्वेश्चन भी आता है, फास्फोग्लिसरेट काइनेज इज ओनली काइनेज विच कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट से 2 मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लिसरेट बनते थे और 2 ATP प्रोड्यूस होते थे, प्रोड्यूस्ड। यस, तुम्हें याद है यहां पे 2 ATP प्रोड्यूस होते थे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता था। नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक आइडिया ले लिया। यहां पे रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, तो 2 ATP यूज होंगे, 2 ATP यूज होंगे। 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यह ग्लाइकोलाइसिस में भी होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होती है। मैं जानबूझ के इसको हाईलाइट करता जा रहा हूं, ये सारी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, ये सारी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। यहां पे एंजाइम था एल्डोलेज, यहां पे भी एंजाइम था एल्डोलेज ए, याद रहेगा। तो जितने भी ये मैंने हाईलाइट किए हैं,
अब तुम ये कह सकते हो ये सारे स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस में भी हो रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हो रहे हैं। सारे एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में भी होते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आके गाड़ी अटक गई। क्यों? क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल स्टेप है। इसको बाईपास करने के लिए हमारे पास एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज, और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। तो ये एंजाइम डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का काउंटर पार्ट, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का काउंटर पार्ट क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज। तो इस स्टेप को बाईपास करने के लिए ये एंजाइम है। ये स्टेप कॉमन होगा आइसोमेरेज, ये स्टेप रिवर्सिबल है तो दोनों में कॉमन होगा। लास्ट स्टेप ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज बाई ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ये स्टेप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है और यहां पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज होता है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, जिससे कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बना लेता हूं मैं, एंटर करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का ट्रांसपोर्टर है। इसकी हेल्प से ये अंदर चला जाएगा और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को तोड़ देगा और ग्लूकोज बना देगा। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने यहां पे लिख दिया। ये स्टेप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान हो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, यस, लास्ट एंजाइम और लास्ट स्टेप इज सेम इन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज ग्लाइकोजिनोलाइसिस का भी एंजाइम है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी एंजाइम है। क्वेश्चन आता है एंजाइम कॉमन टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, that is glucose 6 phosphatase which is present in smooth endoplasmic reticulum. glucose 6 phosphate एंटर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाय ट्रांसपोर्टर, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाता है। यही बनाना था हमने। दो पायरुवेट जोड़ के हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस एक बार ये इमेज देख लेते हैं। यही इमेज हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में डिस्कस की हुई है, तो याद आ जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज लास्ट स्टेप है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। लास्ट स्टेप कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। क्वेश्चन भी आता है कि बायोमार्कर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम कहां पे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बायोमार्कर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। एंजाइम कॉमन टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और मैंने अभी डिस्कस किया है जितने भी ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हैं सारे के सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करते हैं। सिर्फ हेक्सोकाइनेज को छोड़ के, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को छोड़ के और पायरुवेट काइनेज को छोड़ के, इन तीनों को बाईपास करने के लिए हमारे पास एंजाइम है। पायरुवेट काइनेज के लिए हमारे पास कौन कौन सा है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, दो एंजाइम। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज। और हेक्सोकाइनेज के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम हो गए और ये रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के हो गए। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि एंजाइम्स दे रखे हैं उन्होंने। पायरुवेट काइनेज जो तुम्हारा है ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉमन बोथ इन ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दूसरा भी इन्वॉल्व होता है, तीसरा भी होता है और चौथा भी होता है। चौथा हालांकि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनेसिस दोनों में होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने पूछा ग्लूकोनेसिस में कौन होता है, तो ये तो होता है। तो आंसर इज सी। अब एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे। यदि हम पायरुवेट से ग्लूकोज बना रहे हैं तो पायरुवेट से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज करता है 2 एटीपी, दो मॉलिक्यूल है 2 एटीपी। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज 2 जीटीपी यूज करता है। फास्फोग्लिसरेट काइनेज 2 एटीपी यूज करता है। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज 2 NADH यूज करेगा। यस, जब ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस में इस डायरेक्शन में होगी तो NADH प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये 2 NADH यूज करेगा। और अल्टीमेटली लास्ट तक ग्लूकोज बनने तक तुम कह सकते हो 2 ATP प्लस 2 GTP प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH। तो लिख लेता हूं 2 ATP प्लस 2 ATP प्लस 2 GTP प्लस 2 NADH एंड 2 GTP आर इक्वल टू 2 ATP, तो 6 ATP। और NADH नॉर्मली कितने एटीपी प्रोड्यूस करता? 2.5। 2 NADH कितने एटीपी प्रोड्यूस करते? 5, जो कि नहीं कर पाए, तो 5 एटीपी ये इक्वलेंट हो गए। तो यानी 11 एटीपी, 11 एटीपी। यानी यदि स्टार्टिंग पॉइंट ग्लूकोज का पायरुवेट है तो पायरुवेट से ग्लूकोज बनने में तुम्हें 11 एटीपी यूज करने पड़ेंगे। और तुम्हें पता है कि यदि ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो नेट गेन सिर्फ 7 एटीपी होता है। लेकिन यदि पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है, नया काम करना है, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी और नेट यूटिलाइजेशन 11 एटीपी होता है। इसीलिए नेचर ने कहा है कि ये दो अपोजिट पाथवे हैं, इनको इस तरह रेगुलेट करेंगे कि जब एक एक्टिव होगा तो दूसरा इनहिबिटेड स्टेट में रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा और यदि हम इसको चलाते रहें, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, तो बिना बात के हर साइकिल में 4 एटीपी यूज हो जाएंगे बिना बात के। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूटाइल साइकिल, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यदि ये दोनों एक साथ चलेंगी। तो इसी को रोकने के लिए 2 अपोजिट पाथवेज आर रेगुलेटेड इन सच ए वे, वन इज एक्टिवेटेड, अदर इज केप्ट इन इनहिबिटेड स्टेट। एक अच्छा सा एग्जांपल है जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं, हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि जब सेल के पास ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो थोड़ा सा ग्लूकोज कन्वर्ट होके ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट बना लेता है। जो ये फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट है या फ्रक्टोज 2,6 डाईफास्फेट है, मैंने इसको नाम दिया था FD, फिक्स डिपॉजिट। यानी कि यदि तुम्हारे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारा मनी है, तुमने उसकी फिक्स डिपॉजिट बना ली, अब तुम कहोगे ऐश करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ग्लूकोज को कहेंगे जितना यूटिलाइज हो सके हो जा। यानी कि ये क्या कहेगा, फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज इज इन सफिशिएंट अमाउंट। ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज इज इन सफिशिएंट अमाउंट। तो ये इंडिकेट कर रहा है, तो इट विल एक्टिवेट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। अब यदि तुम्हारे पास ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में है, तो हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है, लीवर नया ग्लूकोज कब बनाता है, जब तुम खाना नहीं खा रहे, ग्लूकोज आ ही नहीं रहा, तब बनाना है। और फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले से बहुत सारा खाना है। नेचर ने क्या किया कि दिस फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट विल इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एंजाइम क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज, सो it will inhibit gluconeogenesis and fructose 1,6 बाईफास्फेटेज। तो दो अपोजिट पाथवे इस तरह से रेगुलेट होते हैं, जब ये एक्टिव हुआ तो ये इनहिबिट हो जाएगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक्टिव हुई, ग्लूकोनेसिस इनहिबिट हो गया। इनके एंजाइम उसी तरह से याद रखना,
कोई डिफिकल्ट डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन फैट स्टेट में होता है। जब फैट स्टेट में होते हो, तुम खाना खाते हो, ग्लूकोज बहुत सारा है, ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट कर देगा इंसुलिन। और जब तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है तो ग्लूकोनेसिस को जरूरत नहीं है, तो इंसुलिन ग्लूकोनेसिस को इनहिबिट करेगा। तो इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है, ग्लूकोनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकागोन इसका अपोजिट है। मैं यहां पे ड्रॉ नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपली इंसुलिन याद रखो, ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट, ग्लूकोनेसिस को इनहिबिट। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लूकागोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट कर देगा और ग्लूकोज बनाएगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि मैं फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ दूं तो क्या होगा? यदि इसको मैं तोड़ दूं तो ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? यदि मैं ये तोड़ दूंगा तो ग्लाइकोलाइसिस का एक्टिवेटर खत्म हो जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस विल डिक्रीज। तो फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ देगा और ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। एक चाइल्ड है, प्रेजेंट करता है विद थिनिंग ऑफ हेयर, स्केलिंग ऑफ द स्काल्प, टेकिंग फर्दर हिस्ट्री फाउंड दैट she consumes raw egg in her diet. Given manifestation are due to deficiency of which of the following vitamin? Yes, raw egg, this scaling of the scalp, thinning of hair are seen in biotin deficiency, and they specifically pointed out about the raw egg. Glucose can be synthesized from all amino acid. Out of 20 amino acid, 18 amino acid can be substrate for gluconeogenesis, and most important glucogenic amino acid is alanine. ग्लिसरॉल, यस, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का पार्ट है। फैट से कार्बोहाइड्रेट यूजुअली नहीं बनता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया थे। ग्लिसरॉल है, प्रोपियोनिक एसिड है, जिससे ग्लूकोज बन सकता है, सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। लैक्टिक एसिड और लैक्टेट मैं बता चुका हूं। लैक्टिक एसिड और लैक्टेट एक ही बात है। पायरुवेट एसिड और पायरुवेट एक ही बात है। पामिटिक एसिड, पामिटेट एक ही बात है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन पर्पस के लिए सेम है। एसिटोएस्टेट इज कीटोन बॉडी, नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी डिस्कस कर चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड इज, यस, एलानिन। एक यहां पे पॉइंट क्रेब्स साइकिल में भी पॉइंट आउट किया था, यहां पे भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। जो थायोकाइनेज है, ये जीटीपी भी प्रोड्यूस करता है और एटीपी भी प्रोड्यूस करता है, एडीपी से एटीपी। नॉर्मली ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टारवेशन में लीवर और किडनी में थायोकाइनेज प्रोड्यूस जीटीपी। क्यों? एक बार आइडिया ले लेते हैं कि जीटीपी क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। तुम्हें पता है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज क्या यूटिलाइज कर रहा है? जीटीपी। तो कोरिलेट कर दिया हमने कि क्रैब साइकिल में जो थायोकाइनेज होता है वो जीटीपी प्रोड्यूस करता है स्टारवेशन में, लीवर में, किडनी में। यस, ग्लूकोनेसिस लीवर में होती है, किडनी में होती है, स्टारवेशन में होती है। वो जीटीपी प्रोड्यूस करेगी क्रैब साइकिल और वो यूज हो जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो ये यहां पे यूज हो रहा है क्रैब साइकिल का। तो ये यहां पे यूज हो रहा है जीटीपी, जो कि क्रैब साइकिल में थायोकाइनेज ने प्रोड्यूस किया था। अब यहां पे एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा मैं। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यस, लास्ट में लिखा है मैंने, बिल्कुल लास्ट में, याद रहना चाहिए। यस, इसको भूलना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एसिटाइल कोएंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ध्यान से सुनो, ये एक्टिवेटर है, सबस्ट्रेट नहीं है। मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एसिटाइल कोएंजाइम इज नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट नहीं है। क्या है ये? एक्टिवेटर, एक्टिवेटर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड इज एलेनिन। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लूकोनियोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए एलेनिन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोएंजाइम ए। आंसर है इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए।
एलेनिन यदि नहीं है, तुम पायरुवेट से बना लोगे, लैक्टेट से बना लोगे और अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस कर लोगे, लेकिन यदि एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पहला स्टेप हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है वही एक्टिवेट नहीं होगा, ग्लूकोनेसिस नहीं होगी। थैंक यू।